अफशा, जो आखिरी सेंसस हुआ पाकिस्तान में, मरदमशुमारी, उस पे बहुत सारी जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, पाकिस्तान की बहुत सारी जो कौमें हैं, उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनके हवाले से कुछ डाटा जो है वो दुरुस्त नहीं है। हमारी मज़हबी अक़लियतें उनमें से एक हैं। अच्छा, एक तो ये कि अक़लियतों की बात तो हम नंबर्स के हवाले से ही करते हैं। चलें, मान लिया सियासी जमातों के सियासी ग्रुप्स के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, हमेशा से चले आ रहे हैं, वो एक पासे रखो। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर तो बात ही नहीं होती। मतलब तुसी 96% तो ज़्यादा अक्सरियत हो, मतलब अक्सरियती मज़हब है। जो बाकी बचते हैं जो कि 4% से भी कम है, मेरा सवाल ये है कि उन्हां दी तादाद ही नहीं बढ़ रही। मतलब उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश का अमल रुक गया है, या क्या मामला हुआ है कि वो रियासत की गिनती से कहीं गायब हो गए हैं, या वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं? इसके ऊपर बात क्यों नहीं होती, ये सोचने वाली बात है। मुझे एक और जैसे आपने कहा ना एप्रीहेंशंस हैं, मेरी जो एप्रीहेंशन है वो ये है कि एक डाटा ये ज़रूर सामने आना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए कि इन मज़हबी अक़लियतों की अक्सरियत इंतहाई गरीब है। और एक लिहाज से जिन्हें कहा जाता है ना कि गुर्बत की लकीर से भी नीचे रहने पर मजबूर तबका। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। तो सवाल मेरा ये है कि ये जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, जिनकी अक्सरियत हमने बात की कि इंतहाई गरीब है, वो सिंध के शेड्यूल कास्ट हिंदू हों या पंजाब के दलित क्रिश्चियन हों, तो ये पाकिस्तान बनने के बाद अचानक से गरीब हो गए थे और इन 75 सालों से वो गरीब हैं, ये पाकिस्तान बनने से पहले भी ये गरीब थे। अगर देखा जाए, अभी हमने आगाज़ में इंडिया की भी बात की कि वहाँ पर भी यही मामला चल रहे हैं, तो ये तो हज़ारों सालों का एक साइकिल लगता है। और उनको एक ऐसा सिस्टम है इस खित्ते में, और उस सिस्टम के अंदर हज़ारों सालों से ये लोग एक चक्की में पिस रहे हैं। अच्छा, मैं ये क्यों सवाल उठा रहा हूँ कि जब हम कहते हैं ना कि हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, पाकिस्तान में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सच नहीं है, सच है। उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी भी उनके लिए एक डिस्क्रिमिनेशन का सबब है, लेकिन पॉइंट ये है कि उनकी गुर्बत, जैसे आपने कहा, 4000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है, और वो यहाँ का नेटिव है, और वो यहाँ का नेटिव है, इस ज़मीन का वासी है। तो वो क्यों गरीब है? वो 4000 सालों से क्यों गरीब है? वो क्यों दलित है? वो निचली ज़ात का क्यों है? इसके ऊपर अगर जब तक हम नहीं सोचेंगे पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में बहुत काम हो रहा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा इस सवाल का जवाब दिया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हकूक़ पे बहुत बात होती है, इस एस्पेक्ट पे कोई बात नहीं होती, क्यों? अच्छा काशिफ साहब, आपने इंडिया की बात की कि वहाँ पर काम हो रहा है, फिर लेकिन आपको पाकिस्तान में मुहिब्बान वतन बताएंगे कि उत्थे भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ दे नाल ऐ हो रहा है, फिर आपको ये बात नहीं करने दी जाएगी कि थोड़े घर विच रिलीजियस माइनॉरिटीज़ दे नाल की हो रहा है। ज़्यादा दौर से एक तमाशा शुरू हुआ इस मुल्क में, एक्सट्रीमिज़म की एक लहर आई जो आज तक कहीं थमने का नाम नहीं ले रही, कहीं कम होने का नाम नहीं ले रही। जो एक्सट्रीमिज़म और फिर जिस तरह से टेररिज्म ने अपना एक पूरा जाल बिछा लिया इस मुल्क में, उसके बाद तो इन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए जो एक घुटन थी वो मज़ीद बढ़ी है, कहीं कम होने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल, उनके चर्चेज़ पे हमला हुआ, उनके मंदिरों को मसमार किया, उनकी बेहुरमती की गई। वहाँ पर अभी ये पिछले हफ्ते की खबर है कि एक मंदिर में आग लगा दी गई तोड़ फोड़ करने के बाद। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की इबादत गाहें महफूज नहीं रही हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ कि जनरल ज़ियाउल हक के से पहले भी बड़ी दर्द भरी दास्तान है ये। फिर बात ना जोगिंदरनाथ मंडल से शुरू हो जाएगी और करारदाद मकासद तक पहुँच जाती है, लेकिन ये कि ज़्यादा दौर में चूँकि एक एक्सट्रीमिज़म की फसल बोई गई यहाँ पे, जो उसका सबसे ज़्यादा शिकार बने वो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थी, और उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी की बुनियाद पर ही उनसे डिस्क्रिमिनेशन की गई। लेकिन अगर हम अपनी माइनॉरिटीज़ की माशी और समाजी हैसियत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या
ये पर्सपेक्टिव काफ़ी होगा। जो बात मैंने शुरू में कही कि वो तो पाकिस्तान बनने से पहले भी गरीब थे, वो तो 4000 साल से एक सिस्टमेटिक सब्जुगेशन को बर्दाश्त कर रहे हैं। इस हवाले से एक शख्स सामने आया था, अम्बेडकर साहब। क्या अजीम सियासी लीडर। ये वो शख्स हैं जिन्होंने शायद पहली मर्तबा हिंदुस्तानी सियासत में ये थीसिस मुतारिफ करवाया कि जो उन्होंने इन शेड्यूल कास्ट को, इन जो निचली जात के लोग थे, जिनमें हिंदू भी हैं, जिनमें मुस्लिम भी हैं, जिनमें क्रिश्चियन भी हैं, इस पे मज़ीद बात करेंगे कि ये सब कैसे शेड्यूल कास्ट में गए। तो उन्होंने उनको यूनाइट किया और ये कहा कि जो ब्राह्मणिज़म है उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट करना होगा, जिसका ठेकेदार गांधी साहब थे, नेहरू साहब थे, और बिल्कुल ऐसे ही उनका साथ देने वाली वो मुस्लिम अशराफिया, वो एलीट थी, वो भी दलित्स के साथ अपने आप को एसोशिएट करना पसंद नहीं करते थे। सवाल ये है कि अम्बेडकर साहब तो शायद मुस्लिम लीग के पास गए भी थे। मुस्लिम लीग के पास नहीं, उनकी जिना से मुलाकात हुई थी। परियार साहब जो बहुत बड़े नुमाइंदे थे आदिवासियों के, और जो साउथ में एक रेजिस्टेंस थी उस ज़माने में, 1940 की, 1930, 35, 40 की हम बात कर रहे हैं, तो 1940 के लगभग एक मुलाकात हुई थी जिसमें परियार साहब, अम्बेडकर साहब और जिना साहब आपस में मिले थे, और इस बात पे इत्तफाक हुआ था कि ये दोनों मिलके ब्राह्मणिज़म और वो जो कांग्रेस का कॉन्सेप्ट था ना, एलीट हिंदूज़ के हाथ में देने का हिंदुस्तान का, वो खंडता का, तो हम उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट करेंगे। 4-5 मुल्क अगर बनाने पड़े तो बनाएंगे। दलिस्तान के नाम से एक मुल्क पर इत्तफाक भी हुआ था जिना साहब का और अम्बेडकर साहब का कि बिल्कुल दलिस्तान बनाना चाहिए। मतलब आप देखें कि जब ये बात हुई ना अम्बेडकर साहब की, और जब एक रेजिस्टेंस स्टार्ट हुई और इनको सेपरेट इलेक्टोरेट भी मिला, जिसकी खिलाफ मरण व्रत रख लिया था गांधी साहब ने, और फिर वो मरने वाले थे, और फिर अम्बेडकर को ब्लैकमेल करके वो सेपरेट इलेक्टोरेट वापस लिया गया। ऐस वाले थानू गाला इंडिया तो आनी है। नहीं, अम्बेडकर साहब से बहुत मोहब्बत करने वाले लोग नहीं, मैं तो दूसरे साहब के हवाले से बात चलें, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, उन्हें मुस्लिम एलीट की तरफ से ये मैसेज भिजवाया गया कि जिना साहब काफरों की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। अहम तरीन बात, जिस दलित कम्युनिटी को हम काफर कह रहे हैं, वो इतने नाला थे एलीट हिंदुओं से, ब्राह्मण हिंदुओं से, इतने नाला हैं कि उन्होंने ये फैसला किया था, और उन्होंने जिना साहब को ये बात कम्युनिकेट भी की थी कि हम कन्वर्ट होकर मुसलमान हो जाएंगे। और सबसे अहम बात, अफशान, अम्बेडकर साहब बहुत ज़्यादा नहीं जिए, मतलब 62-63 साल की उम्र में ही उनका इंतकाल हो गया। मरने से पहले उन्होंने अपना रिलीजन, वो कन्वर्ट हुए, वो बुद्धिस्ट हो गए। तो इसका मतलब है कि वो लोग, मतलब ये हवा में बात नहीं कर रहे थे, वो वाकई अगर उनके साथ इत्तेफाक हो जाता और दलिस्तान के लिए अगर तो वो तमाम के तमाम कन्वर्ट होकर मुसलमान हो जाते। तो कहने का मतलब ये है कि दलित्स के बारे में जो इंटरप्रिटेशन अम्बेडकर साहब की थी, हमें वो समझने की ज़रूरत है, और जो गांधी जी की थी, हमें वो भी समझने की ज़रूरत है। अगर आप मुझे मोहलत दें तो मैं आपको अर्ज़ करूं, इसके लिए जो एक सबसे ज़्यादा अहम दस्तावेज़, एक किताब जो अम्बेडकर साहब ने लिखी, वो ज़रूर पढ़ने की ज़रूरत है। अगर मैं उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करूं तो वो है शूद्रास कहाँ से आए। तो उस किताब में उन्होंने बताया, ओरिजिन बताया कि कास्ट सिस्टम कैसे बना। वैदिक ईरा से वो बात स्टार्ट करते हैं। जो 4 मशहूर वेद लिखे गए, उनमें सबसे आखिरी ऋग्वेद था, और उसका एक हेम है प्रोशा सक्तम के नाम से, जिसमें ये बताया गया है कि ब्रह्मा जो क्रिएटर है, उसने जब इंसान को तख्लीक किया तो जो सर से पैदा हुए उसके वो ब्राह्मण थे, जो शोल्डर से पैदा हुए वो कश्तरी थे, वो भी बहुत अपर कास्ट है। बल्कि हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े भगवान आए हैं, श्री राम जी जो है वो कश्तरी थे। लेकिन अम्बेडकर साहब ने ये कहा कि मामला यहाँ पर रुका नहीं, और उन्होंने जो रीज़न दी ना, वो ये थी कि जब एरियंस यहाँ पर आए हिंदुस्तान में, तो यहाँ 4000 साल पहले ईरान वाली साइड से, तो यहाँ के जो मकामी थे, जिनकी आप बात करती हैं ना, जो यहाँ के लोकल्स थे, द्रावड़, कुछ तो भाग गए, वो जैसे हम आदिवासी जिनको बोलते हैं, बहुत बड़ी तादाद में, वो भी अभी तक डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है। अभी तक 4000 साल गुजर जाने के बावजूद, और जो जिन्होंने रेजिस्ट किया था, उनको
उनकी कमर से झाड़ू बांध के उनको समाज से आउटकास्ट कर दिया गया और वो अछूत बन गए। और जो है वो, और ये कॉन्सेप्ट था जिससे कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ। उसके बाद जो अगर हम हिंदुस्तान में उनके मजहबी लॉज की बात करें ना, तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट बुक है मनुस्मृति के नाम से, तो उसमें तो बड़ा ही कास्ट सिस्टम को फिर आगे की तरफ लेके जाया गया है। 2800 से ज़्यादा जातें जो है वो बनाई गई, और उसमें भी वो ज़ात जो बिल्कुल जो है वो कटी हुई थी। दलित का मतलब ही कटा हुआ है, समाज से किसी चीज़ से कटा हुआ है। ये एक ऐसा सिस्टम बना कि जिसमें जो हर कास्ट है, जो अपर कास्ट है वो अपने से निचले वाली कास्ट को कमतर समझती है, उससे वाली अपने से निचले को, तो ऑटोमेटिकली वो अरुंधति रॉय ने कहा ना कि ऐसा सब्जुगेशन का सिस्टम बहुत ही कम बना है कि वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। जब और कॉलोनाइजर्स आए इंडिया के अंदर, अरब से, ईरान से, तुरान से, मतलब यहाँ पे मुस्लिम रूल हुआ कम से कम, जो सेंटर था दिल्ली में, तो उन्होंने इस कास्ट सिस्टम की मुखालफत नहीं की। उस ज़माने में भी मुसलमानों में कास्ट सिस्टम बन गया और दरबारों के अंदर मतलब बाकायदा तय हुई ये बात। आप देखें कि जो कन्वर्ट मुस्लिम था यहाँ का लोकल, वो अजलफ था, निचली जात का, और जो बाहर से आया हुआ हमला आवर था, सादात, पठान, मुग़ल, जो मतलब बाहर से आए थे, तो वो अशरफ थे। अशराफ का मतलब, शरीफ का मतलब बड़ी ज़ात वाला, जलील का मतलब, रजील का मतलब, हम तो गाली देते हैं ना, बड़ा रजील आदमी है, बड़ा जलील। जलील का मतलब अजलफ, निचली ज़ात वाला। तो हमारे यहाँ तो गाली का भी कॉन्सेप्ट यही है कि अपर कास्ट शरीफ इंसान है, ख़ानदानी है, जो बाहर से आया हुआ है। तो तो ये लोग जो कन्वर्ट होकर मुस्लिम हुए, तो उनका स्टेटस नहीं बदला। जो निचली ज़ात का हिंदू या दलित मुसलमान हुआ, तो उनका स्टेटस वही का वही रहा। वो कहते हैं ना कि जात वो है जो नहीं जाती, ना समाजी स्टेटस बदला और ना मुआशी, बिल्कुल भी नहीं। फिर और जब अंग्रेज़ आया, तो जो लोग कन्वर्ट होके, जो निचली ज़ात के हिंदू कन्वर्ट होके, जो दलित कन्वर्ट होके क्रिश्चियन हुए, तो उनकी ज़ात तो नहीं बदली। वही बात कि जात वो है जो कभी नहीं जाती। तो मैं तुसी सर्बिया चले जाओ। ये मैंने क्यों हवाला दिया है, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे मिलकर DW के साथ, और उसमें सर्बिया से हमारे साथ एक टीम थी, और रोमा कम्युनिटी के बारे में हमें पता चला कि वो यहाँ से वो लोग माइग्रेट करके कितने बरसों के सफ़र के बाद वो सर्बिया पहुँच गए जाति सिस्टम से जान छुड़वाने के लिए। लेकिन ओथे भी नहीं, रोमा कम्युनिटी आज वहाँ सर्बिया में भी उसी कास्ट सिस्टम की डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है। ये ख़तरनाक कास्ट सिस्टम, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ बहुत हकारत के साथ लफ्ज़ चूड़ा इस्तेमाल किया जाता है। एक कास्ट है ना, तो वो लोग यहाँ से चले कि शायद यहाँ से निकल जाएंगे तो किसी दुनिया के दूसरे कोने में जाकर आबाद हो जाएंगे, तो अगली नस्लें कहीं बेहतर ज़िंदगी गुजारने के काबिल होंगी। हमारे दोस्त जो रोमा कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो बता रहे थे कि 200-250 साल पहले की हिजरत है। वो लोग 250 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो लाहौर ओरिजिन से ताल्लुक़ है उनका पीछे से। अब आप मुझे बताएं कि इस ख़तरनाकी कास्ट सिस्टम की इस ख़तरनाकी को समझे बगैर आप कैसे मतलब पॉलिटिकली करेक्ट हो सकते हैं? आप सिर्फ बैकवर्ड और फॉरवर्ड कहकर किस तरह से जान छुड़वा सकते हैं? अफशा, मैं इसमें कुछ एडिशन करना चाहूँगा। मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपके पास भी हैं, और ये समझने की ज़रूरत है कि जो 2011 का इंडिया का सेंसस था ना, हमारे यहाँ तो इस तरह का डेटा नहीं होता। उसके मुताबिक तकरीबन 20 करोड़ दलित इस वक्त इंडिया में है, 20 करोड़। और जो शेड्यूल कास्ट है ना, मैं 2011 के सेंसस की बात कर रहा हूँ इंडिया के, उनकी तादाद वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। और अगर मुसलमानों की मैं बात करूं, जो 20 करोड़ हैं, उनमें से जो 99% इंडिया के जो मुसलमान हैं वो निचली जात के। हमारा मीडिया दिखाता है ना कि बड़ा जुल्म हो रहा है इंडिया में और मोदी ने मार दिया, और वो जो जिन मुसलमानों को मारा जाता है वो सलमान खान, शाहरुख खान नहीं है, वो जावेद अख्तर की फैमिली नहीं है,
वो वहाँ के दलित हैं जिनको ये दिखा के कि जी हमारे पे बड़ा जुल्म हो रहा है। अब तो खैर वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस आइडेंटिटी, वो भी पागल हो गए हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि तकरीबन इस वक्त भी इंडिया में 40-50 करोड़ के करीब निचली ज़ातों वाले लोग रहते हैं जिनके साथ इतनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि जिसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल। अच्छा काशिफ साहब, मैं अगर आपकी बात को आगे बढ़ाऊं तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इंडिया की। उसके मुताबिक इस वक्त वहाँ की जेलों में जो कन्विक्टेड लोग हैं उनका 22% तो दलित हैं। जितने भी कैदी हैं इस वक्त इंडिया में 22% वो दलित हैं, और जो अंडर ट्रायल हैं वो 10 पॉइंट समथिंग, मतलब 11% ही बन जाता है। बात यहाँ नहीं रुकती, थोड़ा सा आगे बढ़ें तो जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनमें से 13.6% के करीब कन्विक्टेड हैं। जितने भी कैदी इंडिया में इस वक्त हैं उनका 14% तकरीबन शेड्यूल्ड कास्ट है। और यहाँ पर ये बात याद रखना ज़रूरी है कि 2011 की जो मरदमशुमारी है वहाँ पर, उसमें 8.6% शेड्यूल्ड कास्ट है। सारे के सारे ही जेलों में है। गाल इत्थे भी नहीं रोक दी। आप अभी बात कर रहे थे मुस्लिम्स की कि जिनके ऊपर जो वहाँ इंडियन समाज की जानिब से जो रवैये अपनाए जाते हैं और उनकी मुआशी हालत के हवाले से हमें नहीं बताया जाता, उनकी जो एक सब्जुगेशन है कास्ट की वो नहीं हमें बताई जाती। वहाँ पर जेलों में तकरीबन 16.5% कन्विक्टेड, 16.6% कन्विक्टेड मुस्लिम्स हैं। जितने भी इंडिया में कैदी हैं उसका 16.6% मुस्लिम, 16.6%। एंड देन जो अंडर ट्रायल हैं वो 19% मुस्लिम्स। जितने भी लोग अंडर ट्रायल हैं इंडिया में उसका 19% मुस्लिम्स हैं, और ये वो मुस्लिम हैं जो लोअर कास्ट मुस्लिम, जिनके बारे में ना हमारा मीडिया कोई बात करता ना उनका मीडिया कोई। और ये भी याद रहे कि वहाँ पर मरदमशुमारी के मुताबिक मुसलमान जो हैं कुल आबादी का 14% हैं। तो तकरीबन जितने भी भरे हुए इंडिया के जेल जो है, आई मीन एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ये रिसर्च की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और मतलब ये दम रूह को हिला देने वाले फिगर्स हैं कि आपकी रियासत जो है वो लोअर कास्ट के साथ क्या सलूक कर रही है। यहाँ पर ना मैं ये बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि हमारी इस गुफ्तगू का मकसद इंडिया में होने वाली सब्जुगेशन को हाईलाइट करना नहीं है, सिर्फ इंडिया में, इस खित्ते में जो हो रहा है कास्ट की बुनियाद के ऊपर। मैं यही कहने वाला था अफशा, मैं यही कहने वाला था, कम से कम इंडिया में डाटा तो है। आपने रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े 2-3 और आप ये डाटा निकाल के सामने ले आई, पढ़ा तो हुआ है। पाकिस्तान में कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर कास्ट की बुनियाद पर हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ, सिर्फ माइनॉरिटीज़ के साथ नहीं, मतलब ये तो बहुत बुरे तरीके से फैला हुआ है, लेकिन बिलखसूस हिंदू माइनॉरिटी के साथ और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के साथ जितना बुरा सलूक और उनके बर्तन अलग रखे जाते हैं, उनसे नफ़रत बरती जाती है, इसलिए नहीं कि उनका रिलीजन कोई और है, इसलिए कि उनकी कास्ट। बात यह है काशिफ साहब कि जब आपके यहाँ अमेरिका, बरतानिया या दूजे बाहरले मुल्कां दे वज़ीर, मुशीर, सफ़ीर आंदे ने ते उन्हां दे भांडे वाख कीते जांदे ने? नहीं, उनके साथ तो लंच, डिनर, ज़ोहराने, इशाइये, एजाज़ की बात होती है। लेकिन अगर आपके घर में सफाई करने के लिए कोई ख़ातून आ रही हैं, आपकी गली की सफाई के लिए कोई शख्स आ रहा है, या आपके घर गली का गटर बंद है और उस गटर की सफाई के लिए कोई शख्स उतर रहा है, भांडे वाखी होंदे ने, अलहदा रख के धोते जाते हैं। अव्वल तो वैसे है तकल्लुफ़ किया ही नहीं जाता, पानी वगैरह वो मांग लें नॉक करके तो पानी नहीं मिलता 10 घरों से कि कैसे दें, और फिर या उनको पानी की बोतल पकड़ा दी जाती है, रख लो अपने कोल ही। अब आपने जो ये बात कही, मतलब अब इट्सल्फ इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हम उनको उनके रिलीजन की वजह से, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से दूर नहीं करते। गोरा आया तो उसके साथ सेल्फी बनवाना, उसके साथ खाना खाना फ़ख्र की बात है। और जो लोकल कन्वर्टेड है, मकामी नेटिव, जो यहाँ का नेटिव क्रिश्चियन है, नेटिव हिंदू है, नेटिव शेड्यूल कास्ट है, आदिवासी, जो यहाँ इसी धरती का रहने, जो इस मट्टी का असल मालिक है, जो इस मट्टी का असल मालिक है, उसके लिए। और फिर मैं फिर कहूँगा कि हमने इंडिया की बहुत सारी बात की, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा डाटा ही नहीं है।
डिनाइल है, हम तो मानते नहीं कास्ट सिस्टम को। ये तो इंडिया में होता है भाई, पाकिस्तान में इंडिया से उतना ही शिद्दत के साथ कास्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। और अगर हम इस गुफ्तगू को कंक्लूड करें तो समझने की बात यह है कि मैं फिर कहूँगा कि मैं रिलीजियस आइडेंटिटी पर होने वाली डिस्क्रिमिनेशन को इग्नोर नहीं कर रहा, या मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होता ही नहीं है, होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जब तक हम इस पर्सपेक्टिव को, इस तारीखी पर्सपेक्टिव को, जिस पे हमने बहुत डिटेल गुफ्तगू की आज, ऋग्वेद से लेकर आज 2022 तक, हम अगर इसको नहीं समझेंगे तो हम अपने क्रिश्चियंस की, दलित क्रिश्चियंस की, हम अपने शेड्यूल कास्ट हिंदू भाइयों की ज़िंदगियों में कोई तब्दीली, कोई पॉजिटिव चेंज, उनकी इकॉनमी के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज नहीं ला सकते। ये बातें हैं सिर्फ। उनके फाइनेंशियल मामलात शायद इसी तरह से चलते रहेंगे और समाजी बेजारी, हाँ, और उनको काट कर एक साइड पर रख देना। अलबत्ता उन ऑर्गेनाइजेशंस का धंधा बहुत अच्छा चलता रहेगा जो बात करती हैं इंटरफेथ हार्मनी की, और जो बात करती हैं इस चीज़ की कि देखिए प्यार मोहब्बत होनी चाहिए और हर जगह पे, तो वो चलता रहेगा, मिल के रहना। जो एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी है ना, उसका धंधा चलता रहेगा। असल जो जिसको हमने कारपेट के नीचे छुपाया हुआ है ना, जो उसको देखने की हिम्मत नहीं है हम लोगों में। यहाँ पर मुझे अपने एक अजीज़ दोस्त की बात याद आ गई है कि वो जो गटर में उतरा होता है ना, उसके हुकूक दिलवाने वाला जो है वो तो यूरोप की सैर को निकल जाता है, लेकिन वो जो गटर में जब उतरता है उसको वहाँ से निकालने के लिए कोई नहीं आता, वो उत्थे ही होता है। कास्ट सिस्टम को समझे, इसको समझे बगैर, इस क्लास सिस्टम को समझे बगैर बेहतरी नहीं आ सकती, बिल्कुल भी नहीं।